ये स्टूडेंट्स, आज हम लिपिड्स वाला टॉपिक करेंगे बेटा। तो उसके लिए मैंने आपके एनसीईआरटी से ही लिपिड्स का ये पैराग्राफ लिया है। आपके पास बुक्स हैं तो आप खोल सकते हैं। हाँ जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द लिपिड्स। लिपिड्स आर व्हाट? दे आर वाटर इनसॉल्युबल प्रोडक्ट्स। किस तरह के होते हैं? पानी में बिल्कुल नहीं घुलते, वाटर इनसॉल्युबल हैं। हम इनको जनरली फैटी एसिड्स कहते हैं, they are known as fatty acids। और सबसे बेसिक जो इनका स्ट्रक्चर बेटा वो हम ग्लिसरॉल का पढ़ते हैं। लिपिड्स के अंदर जो फैटी एसिड हम पढ़ते हैं इसमें सबसे जो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वो हम ग्लिसरॉल का पढ़ते हैं। तो आपके सिलेबस में ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर भी है, ग्लिसराइड्स का भी स्ट्रक्चर है, मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स। इन सब के स्ट्रक्चर्स लर्न करने हैं आपने। तो हम एक एक करके देखते हैं कि किस तरह का इनका स्ट्रक्चर है। सो लेट्स स्टडी इट। चलिए ग्लिसरॉल का देखते हैं स्ट्रक्चर कैसा है। ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल का जो स्ट्रक्चर बेटा, दिस इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। क्या फॉर्मूला है इसका? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। प्रोपेन 3 कार्बन एटम होता है। अगर हम सिर्फ प्रोपेन को देखें तो कैसा है ये? 3 कार्बन एटम होता है। हमें पता है हर कार्बन का जो वैलेंसी है वो 4 है। 4 वैलेंसी तो 4 चीजों के साथ अटैच हो सकता है। ये कार्बन एक के साथ अटैच है तो यहाँ 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। सेकेंड जो कार्बन है, 2 डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच है तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे? 2। इसी तरह से थर्ड कार्बन सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल के साथ अटैच है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। सो ये जो स्ट्रक्चर था, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। लेकिन हमें हमारे सिलेबस में है ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर और उसका फॉर्मूला है ट्राई हाइड्रोक्सी, मतलब 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो जाएंगे। दिस इज अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इस प्रोपेन के साथ 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब अटैच हो जाएंगे तो जो स्ट्रक्चर बन के आएगा दैट इज नोन एज ग्लिसरॉल। तो हम देखते हैं कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। सबसे पहले हम 3 कार्बन ही बनाएंगे क्योंकि प्रोपेन है। ये देखिए, ठीक है। यहाँ 3 हाइड्रोजन थे लेकिन हमने हर एक के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करना। सबसे पहले हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करते हैं। ये लीजिए। अब इस कार्बन के साथ 2 अटैचमेंट्स हो चुकी हैं तो कितने हाइड्रोजन आएंगे बेटा? 2। इस कार्बन के साथ 3 अटैचमेंट हो चुकी हैं तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन आएगा। इसी तरह से इसके साथ 2 अटैचमेंट्स हो चुकी हैं तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे टू बैलेंस द वैलेंसी ऑफ द कार्बन। तो अब जो ये स्ट्रक्चर बना है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, इसी को ही हम कहते हैं ग्लिसरॉल, विच इज द बेसिक फैटी एसिड। लिपिड्स का बेसिक एग्जांपल है ग्लिसरॉल। और यह है इसका स्ट्रक्चर है। प्रोपेन बनाया, प्रोपेन में बस हमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करने हैं। जब हम 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर लेंगे तो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को हम बोल देंगे ग्लिसरॉल। ठीक है बेटा। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल। ये आपको बनाना भी आना चाहिए, वेरी इजी स्ट्रक्चर। तब आगे हम देखते हैं ग्लिसराइड्स के बारे में। ग्लिसराइड्स में बेटा हमने बस क्या फर्क होगा, अगर तो मोनोग्लिसराइड है
तो मोनोग्लिसराइड में क्या होगा, हमने ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बना देना है, लेकिन एक वेरिएबल ग्रुप अटैच कर देना है। ठीक है, तो आइए मैं अभी आपके साथ एक पिक भी शेयर करती हूँ इसकी। लेट्स सी टू इट, किस तरह का स्ट्रक्चर है वो मोनोग्लिसराइड का। हाँ जी, तो यहाँ पे जब हम एक वेरिएबल ग्रुप को अटैच कर देंगे, देन दैट इज नोन एज मोनोग्लिसराइड। ठीक है, दिस वन, एंड इसको हम R1 कह देते हैं। इसी तरह से डाइग्लिसराइड में सेकेंड वेरिएबल ग्रुप अटैच हो जाएगा। वो आपका होमवर्क है, डाइग्लिसराइड का आप मेरे को स्ट्रक्चर बना के ग्रुप में पोस्ट करेंगे अभी आफ्टर द क्लास। तो अभी मैं नेक्स्ट आपको शो कर रही हूँ ट्राइग्लिसराइड। मोनो और ट्राई में आपको दिखा रही हूँ, आपको मेरे को डाइग्लिसराइड बना के बताना है। दिस इज द ट्राइग्लिसराइड। वेरिएबल ग्रुप नंबर 1, एक वेरिएबल ग्रुप है तो मोनो, दो है तो डाइग्लिसराइड, और अगर तीनों जगह पे वेरिएबल ग्रुप्स अटैच्ड हैं देन इट बिकम्स ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर पहले बना लेना है हमने, फिर हमें जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसके साथ हमें वेरिएबल ग्रुप्स को अटैच करते जाना है, तो वो बन जाएंगे ग्लिसराइड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम लिपिड्स पढ़ रहे थे, लिपिड्स का ही फिर से हम देखेंगे। बुक्स हैं आपके पास तो आप अगेन द सेम पेज उसको निकाल लीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट चीज बेटा हम जो पढ़ने जा रहे हैं कि फैटी एसिड्स के बारे में हमने पढ़ा था। फैटी एसिड्स का बेसिक स्ट्रक्चर हमने बोला ग्लिसरॉल है। उसके बाद हमने मोनो ग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर देखा। ये स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में, इसको लर्न भी कर लेना है आपने। इसके बाद हमने क्या पढ़ना बेटा कि जो फैटी एसिड्स हैं कितने टाइप्स के होते हैं। तो फैटी एसिड्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं ये किस तरह के, जिसमें बिल्कुल ना तो डबल बॉन्ड होता है और ना ही ट्रिपल बॉन्ड। सैचुरेटेड फैटी एसिड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लिंकेज है वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड के साथ है। अगर सिंगल बॉन्ड ही हो इनके बीच में तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, लेकिन जो अनसैचुरेटेड है उसमें हमें डबल बॉन्ड्स भी नजर आएंगे और ट्रिपल बॉन्ड्स भी नजर आएंगे। ठीक है, ये बेसिक फंक्शन है इनका। ये भी आपको एज अ सिर्फ एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड किस तरह के हैं, या कोई स्टेटमेंट दे देंगे और आपको पहचानने के लिए बोलेंगे कि ये कौन सा फैटी एसिड है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट जो है इसके अंदर वो है कि फैट्स एंड ऑयल्स। लिपिड्स दो तरह से हमें मिलते हैं, फैट्स और ऑयल्स के फॉर्म में। फैट्स और ऑयल्स जो हैं एक दूसरे से किस बेसिस पे अलग हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मोस्टली जो ऑयल्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है,
ऑयल्स हैव अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन द फैट्स, जिसकी वजह से विंटर्स के दौरान भी ये लिक्विड फॉर्म में ही रहते हैं। लेकिन जो फैट्स होती हैं ये विंटर्स के दौरान हम देखते हैं कि ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द ऑयल। जैसे घी है, देसी घी आप खाते हैं तो समर्स में तो वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, लेकिन विंटर्स में वो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है बिकॉज इट हैज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन द ऑयल्स। ठीक है, तो लिपिड्स वाले टॉपिक के अंदर आपने बस इतना ही करना है, इतना ही है आपके सिलेबस में। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा लिपिड्स में? हमने ये पढ़ा लिपिड्स वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, दे आर सिंपल फैटी एसिड। इसके अंदर भी हमने जो एग्जांपल पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी ग्लिसरॉल की। ग्लिसरॉल क्या चीज है? इट्स अ डाईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। ठीक, डाईहाइड्रोक्सी ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन है, और इसका स्ट्रक्चर हमने अच्छी तरह से देखा था। फिर हमने पढ़ा कि जो ग्लिसराइड्स हैं वो हमने हमारे सिलेबस में तीन ही तरह के, तो वही हमने उनका स्ट्रक्चर देखा, मोनोग्लिसराइड, डाईग्लिसराइड एंड ट्राईग्लिसराइड। इनका हमने स्ट्रक्चर देखा कि कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ जब आर ग्रुप अटैच हो जाता है, ठीक है, तो ग्लिसराइड्स बन जाते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि फैटी एसिड्स सैचुरेटेड फॉर्म में भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड फॉर्म में भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स भी पाए जा सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि ये फैट्स और ऑयल्स के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। ये दोनों चीजें एक दूसरे से सिर्फ और सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे ही अलग है। ऑयल्स का मेल्टिंग पॉइंट होता है कम और फैट्स का होता है ज्यादा। इसी वजह से जो फैट्स हैं ये विंटर्स के दौरान हमें सॉलिड फॉर्म में, सॉलिडिफाइड फॉर्म में मिलते हैं, जबकि ऑयल्स हमें विंटर्स के दौरान भी लिक्विड फॉर्म में ही मिलते हैं। ठीक है, ये है बस आपका लिपिड्स का। तो लिपिड्स वाले टॉपिक में अगर आपको कुछ चीज नहीं पता चल रही तो आप मेरे से पूछ लीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो हम अलग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यस गर्ल्स, इफ यू मैम हैव आपने एनी बताया था हाँ मैम बोलो। हाँ, मैम आपने बताया था ग्लिसरॉल क्या होता है, एक बार उसका डेफिनेशन बताना। ग्लिसरॉल का, यस मैम। तो मैं आपके साथ एक पिक शेयर कर रही हूँ ग्लिसरॉल की ही। हाँ, ग्लिसरॉल बेटा इसका जो प्रोपेन है, प्रोपेन से ही बनता है। प्रोपेन को अगर हम मॉडिफाई कर लें ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ठीक है, ट्राई हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है ओ एच ग्रुप होता है। ठीक है, प्रोपेन का अगर आपको स्ट्रक्चर आता है, 1 2 3 कार्बन एटम्स का बंधा होता है, मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन। ठीक है, अब जस्ट अ मिनट। हाँ, अब हर कार्बन एटम के साथ हमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच करना है। सबसे पहले अटैच करने के बाद हमने कार्बन की जो वैलेंसी उसको बैलेंस करना। हमें पता है कि ये चार चीजों के साथ ही, कार्बन टेट्रावैलेंट है तो चार चीजों के साथ ही अटैच होगा। पहला अगर हम देखें, हम इनको मार्क कर लेते हैं, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3। तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। कार्बन 1, ये कितने बॉन्ड्स हैं इसके साथ? 1 और 2, दो लग चुके हैं तो चार होने चाहिए। तो इसका मतलब इसके साथ कितने हाइड्रोजन और लगेंगे? 2। ठीक है, अब हम कार्बन 2 को देखते हैं, यहाँ भी अटैच है, यहाँ भी अटैच है और यहाँ भी, तीन जगह से अटैच है। तो अब इसके साथ सिर्फ एक ही हाइड्रोजन लगेगा क्योंकि टोटल चार ही लगाने हैं। तीसरा कार्बन देखें, यहाँ भी अटैच है, यहाँ भी अटैच है, दो जगह अटैच है, तो इसके साथ अब सिर्फ दो कार्बन लग सकते हैं। ठीक है, तो प्रोपेन का बना लेना सबसे पहले स्ट्रक्चर, क्योंकि इसका फॉर्मूला ट्राई हाइड्रोक्सी है। तो हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करके हमें इसकी वैलेंसी को बैलेंस करना है, बस इतना ही है। तो इन जनरल वैसे ही आपको लर्न करना हो तो सीधा भी आप कर सकते हैं, CH2OH, CHOH एंड CH2OH, ये जो स्ट्रक्चर है सीधा ऐसे भी आप लर्न कर सकते हैं, तभी भी चलेगा।
क्योंकि सिर्फ इन्होंने आपसे इसका स्ट्रक्चर ही पूछना है कि बना दो इसको। ठीक है, तो ऐसा भी लर्न कर लेंगे सीधा तब भी चलेगा, वो आपकी चॉइस। दिस इज दी स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल। हाँ जी बेटा, क्लियर अब आपको? तो नेक्स्ट अब हम शेयर कर रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड्स को अब हम स्टडी करने जा रहे हैं। लिपिड्स हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड्स। हमारी जो बॉडी है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स की बनी होती है हमारी बॉडी। अगर हम बोलें कि जो जेनेटिक मटेरियल है हमारा, डीएनए, और कुछ वायरसेस के अंदर होता है आरएनए। डीएनए और आरएनए को कौन बनाता है? न्यूक्लिक एसिड्स बनाते हैं। ठीक है, दिस इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ डीएनए एंड आरएनए, एंड दिस डीएनए एंड आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक प्रोजनी जब नेक्स्ट जनरेशन तक जाती है तो इस जेनेटिक मटेरियल की वजह से ही जाती है। तो इन जेनेटिक मटेरियल्स को बनाने में कौन हेल्प कर रहा है? न्यूक्लिक एसिड्स हेल्प कर रहे हैं। तो इनके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं ये दो तरह से पाए जाते हैं। न्यूक्लियोसाइड, सबसे बेसिक होता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड से ही बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड से बन जाता है न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड से फिर बनते हैं डीएनए या फिर आरएनए। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड से फिर क्या बन जाएगा? डीएनए या फिर आरएनए। तो चलिए एक एक करके इनका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हम न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर देखते हैं, कैसा स्ट्रक्चर होता है। दो ही चीजों का बना होता है ये, दो चीजों का ही बना है। मैं आपके साथ एक इमेज अगेन शेयर कर रही हूँ, जिससे आपको इसका क्लैरिटी आएगा कि न्यूक्लियोसाइड किस तरह का स्ट्रक्चर है। हाँ जी बेटा, न्यूक्लियोसाइड दो चीजों का बनता है। पहला है नाइट्रोजनस बेस। इट्स अ पॉली हेट्रोसाइक्लिक रिंग। ये जो चीज आप देख रहे हैं ऑरेंज के अंदर, यूरेसिल जिसको बोल रखा है, ये क्या है? ये नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, और दूसरी चीज जो इसके साथ अटैच होती है वो है पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर। पेंटोस नाम क्यों दिया गया है इसको? क्योंकि ये 5 साइड्स वाला है। ये देखिए, 1, 2, 3, 4 और 5। जो शुगर इसके साथ अटैच होती है नाइट्रोजन के साथ, वो 5 जो मॉलिक्यूल्स है उनकी एक रिंग है। ये देखेंगे, ठीक है, इसलिए इसको बोला गया है पेंटोस, 5 साइड वाली रिंग। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड। ये दो चीजों का बनता है। अगर हम सिंप्लीफाइड वे में देखें, इतना ये स्ट्रक्चर लर्न नहीं करना आपको, आपके सिलेबस में स्ट्रक्चर को लर्न करना नहीं है। सिर्फ ये जानना है कि जो ये न्यूक्लियोसाइड है किस चीज का बनता है। तो सिंपली आप एक लाइन में बोल सकते हैं नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर, ये दोनों कंबाइन होके बना देते हैं न्यूक्लियोसाइड। बस इतना ही जानना है। ठीक है, और न्यूक्लियोसाइड से बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में क्या फर्क है कि जब नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है, जब इन दोनों के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है तो ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। इसका भी मैं आपको एक इमेज शो कर देती हूँ, सो दैट आपको क्लैरिटी रहेगा। बहुत इजी है ये। और ये जो न्यूक्लिक एसिड्स वाला टॉपिक है बेटा, आपका 12th में आना है।
इसको बहुत अच्छी तरह से आप कर लीजिए। ये देखिए दोनों को डिफरेंस फॉर्म में, सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम देखते हैं। न्यूक्लियोसाइड जो था नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर, ये दो चीजों का बनता है। और जो न्यूक्लियोटाइड है ये तीन चीजों का बनता है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड के साथ तो इसका नेम चेंज हो जाएगा, तो हम इसको बोल देंगे न्यूक्लियोटाइड। बस यही डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। तो अगेन डिफरेंस की फॉर्म में 1 मार्क में वैसे तो ये आता है। अब आपका जो SA2 होगा, सेकेंड टर्म होगा, तब तो आपको पता है आपका सब्जेक्टिव पेपर आना है, तो उसके आधार पे भी हम देख लेते हैं, डिफरेंसेस देख लेते हैं। दो ही मेन डिफरेंसेस के आपके 11th के सिलेबस के अकॉर्डिंगली। तो न्यूक्लियोसाइड देखते हैं, किस चीज का बना, अभी मैंने बताया नाइट्रोजनस बेस और किस चीज का बना है न्यूक्लियोसाइड, पेंटोस शुगर का। फॉस्फेट ग्रुप नहीं आएगा, पेंटोस शुगर आएगा यहाँ पे। और जो न्यूक्लियोटाइड है ये तीनों चीजों का बना है, नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। अब जो मैं ये चीज तो हमने पहले ही पढ़ ली थी। सेकेंड डिफरेंस क्या है कि जो न्यूक्लियोसाइड है इट इज द प्रीकर्सर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। प्रीकर्सर का मतलब होता है कि इससे बनेगा, रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। न्यूक्लियोसाइड से क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड बनेगा, ठीक है। लेकिन जो न्यूक्लियोटाइड है इट इज द प्रीकर्सर ऑफ DNA एंड RNA। न्यूक्लियोटाइड से क्या बनेगा, DNA भी बनेगा या फिर RNA बन जाएगा। तो ये इसका सेकेंड डिफरेंस है। इतना ही आपने अभी तक सिलेबस के लिए करना है, बाकी 12th में जाके आएगा, वो हम 12th में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो दो मेन डिफरेंस बेटा आपने करने हैं। न्यूक्लियोसाइड दो चीजों का बनता है, शुगर और नाइट्रोजनस बेस, और न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों का बनता है, शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट का। न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड बन जाता है और न्यूक्लियोटाइड से DNA और RNA बनते हैं। इतना आपने कर लेना है बस, ठीक है। तो अब हम न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को ध्यान से और डिटेल में पढ़ते हैं, जो कि आपका 12th में बेस की फॉर्म में आएगा। तो 12th में जो है दोबारा नहीं कराया जाएगा, क्योंकि 12th में ऐसा माना जाएगा कि आपको पता है DNA और RNA का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अभी हम पढ़ लेते हैं कि किस तरह से होते हैं, प्यूरीन्स क्या हैं, पिरिमिडीन्स क्या हैं, ये अभी हम देखते हैं। उसके लिए भी मैं आपके साथ एक पिक्चर ही शेयर करने जा रही हूँ, जिससे आपको थोड़ा क्लैरिटी आएगा। सबसे पहले हम देखेंगे बेटा प्यूरीन्स। न्यूक्लियोटाइड्स में जो नाइट्रोजनस बेस है, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट तो सेम रहेगा, लेकिन जो नाइट्रोजनस बेस है ये दो तरह के होते हैं। नाइट्रोजनस बेस दो तरह के होते हैं, प्यूरीन्स और दूसरी है पिरिमिडीन्स, ठीक है। तो इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं कि क्या चीज है। तो सबसे पहले हम प्यूरीन्स के बारे में पढ़ते हैं। प्यूरीन्स बेटा दो तरह की रहती हैं, चाहे वो DNA हो या फिर RNA हो, दोनों में प्यूरीन्स दो तरह की रहती हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। इनके स्ट्रक्चर को अभी के लिए आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ नेमिंग लर्न कर लो। प्यूरीन्स में कौन कौन से हैं, एडेनिन और ग्वानिन, इनको रटना है आपने क्योंकि ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होते। तो एडेनिन ग्वानिन को ही आपने याद करके रखना है। प्यूरीन्स आर ऑफ टू टाइप्स, एडेनिन एंड ग्वानिन। इसी तरह से अब हम पिरिमिडीन्स देखते हैं। पिरिमिडीन्स कितनी तरह के हैं, पिरिमिडीन्स भी दो ही तरह के होते हैं, लेकिन इनमें हल्का सा डिफरेंस है, वो मैं भी आपको बताती हूँ। ये देखेंगे, हाँ जी बेटा, प्यूरिमिडीन्स जो DNA है, DNA के अंदर ये दो तरह के होते हैं, थाइमिन एंड साइटोसिन। लेकिन जो RNA है, RNA में थोड़ा सा डिफरेंस है कि RNA में थाइमीन नहीं होता, थाइमीन की जगह पे होता है यूरेसिल, तब ये UC बन जाता है, यूरेसिल एंड साइटोसिन, ठीक है। प्यूरीन्स तो सेम रहेंगे चाहे DNA है या RNA, एडेनिन और ग्वानिन। लेकिन जो पिरिमिडीन्स हैं ये DNA के अंदर
थाइमीन और साइटोसिन है, लेकिन आरएनए में थाइमीन नहीं होता, थाइमीन की जगह पे आ जाता है यूरेसिल। ठीक है, यूरेसिल और साइटोसिन। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि पिरिमिडीन्स आरएनए के अंदर जो है वो थाइमीन इज एब्सेंट एंड इन प्लेस ऑफ थाइमीन यूरेसिल इज प्रेजेंट। ठीक है बेटा, तो इतना आपने याद करके रखना है। तो इतना ही है आपका न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। ठीक है, तो इनके अंदर भी अगर आपको लग रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। आज हमने 2 टॉपिक्स किए हैं, लिपिड्स का और न्यूक्लिक एसिड्स का। सो इन दीज 2 टॉपिक्स इफ यू फील आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, नहीं है तो हम एंड करते हैं इस क्लास को यहीं पे। आपने क्या करना है, अभी अभी मेरे को आपने अपना अटेंडेंस भी सेंड करना है, अगेन द सेम फॉर्मेट कि आप स्क्रीनशॉट्स लेंगे, स्क्रीनशॉट्स लेने के बाद नेम एंड रोल नंबर पोस्ट कर देंगे अपने ग्रुप के अंदर। अगेन रिव्यू द बुक, एनसीईआरटी बुक, एंड इफ यू फील कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई डाउट है, तो यू कैन फ्रीली आस्क इन द बायो ग्रुप। ठीक है, वहां पे पोस्ट करके पूछ सकते हैं, या मेरे को पर्सनली भी आप मैसेज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो एक बार गो थ्रू हो जाइए इन दोनों टॉपिक्स, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास नाउ।